तो ई बार ध्यान देना है कि कोई फल्टू राम के चक्कर में ना फंसना है। कोई आदमी एने रहता तो होने चल जाता, फिर होने जाता तो एने चल जाता, कभी आ जाता हाथ से, कभी आ जाता कमल से, और इस तरह हम इनके ठाकते रहते। हम लोग भोग की बात करेंगे लेकिन भय की राजनीति नहीं करने देंगे किसी को। हम लोग नीतियों की बात करेंगे लेकिन नीतियों को बनाने के नाम पर कोई सरकार बनाएगा और फिर वो ठग देगा, तो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो। खाली इतना झारखंड के आदमी के सहयोग कर रही है, हम जितना पर कुछ न करबे ऐसा बात न है। काहे कि अब हमें बहुत बड़ा एक कर्ज से दमन है। जो झारखंडियों की पीड़ा है उसको आवाज़ देने का काम जेबी केसेस ने किया है, टाइगर जयराम महतो जी ने किया और तमाम हमारे साथियों ने किया। ये बात के तोहनी के भरोसा दिया जा रहा है। ये सब आशीर्वाद के एक एक कर्जा के हमें आने वाला समय में सूद समेत वापस करवाई बात के भरोसा रखना है। खतियान की लहर चली थी हुजूर, दल बदल कर लिए। जयराम की लहर सुन, झाड़ू छोड़ कैंची उठा लिए। वफादारी का चोला तो बस दिखाने का खेल था, कुर्सी के खातिर यहाँ हर रिश्ता फेल था। बाहरी भाषा नाई चलतो भोजपुरी मघी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा बंदी और 1932 के खतियान के सवाल पर राजनीतिक पारी खेलने की तैयारियों में जुटे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का कदावर चेहरा और टाइगर जयराम के खासम खास माने जाने वाले संजय मेहता ने विधानसभा चुनाव से पहले ही जयराम को बड़ा तगड़ा झटका दिया है। संजय मेहता ने जेबी केसेस पार्टी छोड़ दी है और उसी के साथ जयराम को जय राम कहकर निकल गए हैं। संजय तो निकल गए लेकिन पार्टी के ऊपर कई लालछन लगा दिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पंचायत न्यूज की यह विशेष रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी विस्तार से आपको बताएंगे कि संजय मेहता आगे कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं और चुनाव लड़ते हैं तो क्या होगा, और पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने जयराम पर क्या क्या आरोप लगाए और पार्टी छोड़ने की सबसे बड़ी वजह इनकी क्या थी। तो बस आप इस वीडियो में बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तारीख थी 15 अगस्त 2024। इसी दिन से संजय मेहता के बगावत के सुर जेबी केसेस पार्टी में फैलना शुरू हुई थी। इस दिन ही संजय मेहता ने जयराम महतो और जेबी केसेस पार्टी दोनों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया था। संजय मेहता ने 3 पन्नों के सुझाव पत्र निकाले और उसे फेसबुक पर अपलोड कर दिया। इन 3 पन्नों में 17 पॉइंट्स लिखे हुए थे। यह 17 पॉइंट्स ही जयराम महतो के लिए आफत खड़ी कर दी। जिस जयराम पर लोग झारखंडियत को लेकर भरोसा करते थे, अब उसी पर कई सवाल उठने लगे। सवाल तो इन 17 सुझावों को लेकर कई उठ रहे थे, लेकिन इन पन्नों में लिखे हुए कुछ महत्वपूर्ण सुझावों को आपको बताते हैं जो जयराम को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा था। इसी सुझाव पत्र में दूसरे नंबर पर ही लिखा हुआ था, मुझे मीडिया के माध्यम से एवं कार्यकर्ताओं से यह सूचना प्राप्त हुई है कि संगठन द्वारा विधानसभा चुनाव में संगठन से टिकट की दावेदारी के लिए 5100 रुपए की राशि के साथ आवेदन मांगा गया है। इसके आगे और भी सुझाव लिखे हुए हैं, लेकिन हम महत्वपूर्ण सुझावों को आपको बता रहे हैं। आप चाहे तो 17 पॉइंट्स को भी पढ़ सकते हैं। इसी सुझाव पत्र के 5वें नंबर पर लिखा हुआ था, बुद्धिजीवी वर्ग ने हमसे आपके भाषणों में कुछ सुधार का आग्रह किया है। उनका कहना है कि हमेशा मारने काटने की बात करना सभ्य समाज में यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी सुझाव के 6ठे नंबर पर लिखा हुआ था, फोन के माध्यम से मिलकर संगठन के कई जमीनी साथियों ने अपनी नाराजगी मुझे जाहिर की है। उन्होंने मुझसे कहा कि पुराने क्रांतिकारी और मेहनती गरीब साथियों को संगठन में प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। मेरे सुझाव है कि पुराने क्रांतिकारी साथियों को जिन्होंने संगठन के बुनियाद में अपना योगदान दिया है, उन्हें प्राथमिकता दी जाए। इसी सुझाव के 8वें नंबर पर लिखा हुआ था, जमीनी और निचले स्तर के कार्यकर्ताओं ने यह शिकायत की है कि वह आपसे मिल नहीं पाते एवं आपसे बात करना उनके लिए मुश्किल होता है। आपके आसपास रहने वाले लोग यह नहीं चाहते हैं कि अन्य लोगों का संवाद आपसे स्थापित हो। वहीं इसी सुझाव पत्र के साथ अंतिम में 17वें नंबर पर लिखा हुआ था, आपसे अनुरोध है कि आपके आसपास बौद्धिक एवं शिक्षित लोगों को रखें जो आपको बेहतर सलाह दे। कुछ लोग आपके साथ हैं जो आपकी ही तरक्की नहीं चाहते हैं, जिस कारण कार्यकर्ताओं में असंतोष पनप रहा है। यह 17 पॉइंट्स थे जो संजय मेहता ने जयराम को लेकर लिखे थे, पर इसमें कितनी सच्चाई है यह तो जेबी केसेस के कार्यकर्ता ही जाने। लेकिन इसमें कुछ ऐसी भी बातें थी जो सत्य थी, जो जयराम को भी मानना होगा। इस सुझाव पत्र के लीक होने से जयराम महतो की पार्टी जेबी केसेस पर भी दूसरे पार्टियों की तरह कई सवाल उठने लगे, और सवाल उठना भी लाजमी था जब पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष ही
पब्लिक फोरम में सुझाव पत्र पोस्ट करेंगे तो पार्टी में और भी कार्य कैसे होते होंगे, पार्टी कैसे चल रहा होगा, यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है। इस पत्र को पोस्ट करने पर भी सवाल उठा था, क्योंकि यह सुझाव पत्र जयराम महतो के पास फेसबुक के माध्यम से पहुंचा था। पर संजय मेहता का कहना था, हमने यह सुझाव पत्र जयराम महतो के टेलीग्राम ग्रुप में डाला था, यह कैसे लीक हुआ यह मुझे नहीं पता। इसी दिन के बाद से ही संजय मेहता और जयराम महतो के बीच खटपट शुरू हो गई थी। इस सुझाव ने माहौल तो गर्म कर दिया था और इसी गर्म माहौल के बीच तारीख 19/8/2024 को संजय मेहता को स्पष्टीकरण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। इस नोटिस में साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा था, महाशय आपके द्वारा दिनांक 15/8/2024 को जारी खुला पत्र के आलोक में उक्त स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया जा रहा है। आपके द्वारा जारी खुला पत्र के प्रथम दृष्टि घोर अनुशासनहीनता परिलक्षित होती है। आप अगर संगठनात्मक व्यवस्था की समझ रखते हैं एवं संगठन के प्रति चिंतित होते तो आपको अपनी बातें संगठन के बैठक में रखनी चाहिए थी, जो आप नहीं किए। महाशय उक्त पत्र कहीं ना कहीं आपकी चुनावी महत्वाकांक्षा को भी दर्शाता है। आपके इस कृत्य से संगठन की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है, साथ ही संगठन के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। अतः यदि आपके पक्ष में कोई उत्तर है तो पत्र प्राप्ति की तिथि से 7 दिनों के अंदर अपना पक्ष लिखित रूप से केंद्रीय कार्यालय को प्रेषित करें कि क्यों नहीं आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। जवाब नहीं मिलने अथवा संतोषजनक जवाब नहीं होने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस लेटर के जारी होने के बाद से जयराम महतो और संजय मेहता के बीच और भी दरार बढ़ता चला गया। ऐसा इसलिए क्योंकि संजय मेहता तो भैया अपने आप को बड़ा नेता समझते थे और उनके लिए 3 बार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जो उनके लिए अपमान से कम नहीं था, क्योंकि वह आम आदमी पार्टी से चुनाव भी लड़े थे और 781 वोट भी लाए थे। हालांकि चुनाव हार गए थे। इसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और जयराम महतो की पार्टी में शामिल हो गए और उसी के पार्टी के सिंबल पर लोकसभा का चुनाव लड़े और 1,57,977 वोट लाए, लेकिन चुनाव हार गए। अब इतना वोट कैसे लाए वह तो अलग बात है, वह किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन याद कीजिए वह लोकसभा चुनाव, जब मैंने एक वीडियो में कहा था यदि संजय मेहता लोकसभा चुनाव हार जाते हैं तो वह विधानसभा चुनाव तक पार्टी में टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि संजय मेहता एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं और दल बदल करके ही आम आदमी पार्टी छोड़ जेबी केसेस में शामिल हुए हैं। ऐसे में उनकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है और अगर यह पूरी नहीं होती है तो पहले जैसे पार्टी छोड़ी वैसे ही यह पार्टी भी छोड़ देंगे। और उनसे इसी रिलेटेड एक दूसरा सवाल जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि आप आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े हैं और आप एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप इस नए पार्टी में हावी हो जाए, तो इसे लेकर उन्होंने क्या कहा, इस जवाब को पहले आप सुनिए। मेरा सवाल आपसे है, आप पहले जैसे जयराम दादा ने बोला कि हम पुरानी पार्टी से किसी से लड़े हुए लोगों को हम अपनी पार्टी में जगह नहीं देंगे, जब ऐसे उनका बात। हमारा कहना है कि जो लोग स्थापित लीडर है, आप पहले आम आदमी पार्टी से लड़ चुके हैं या आप आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रह चुके हैं, इसमें क्या कहना है? बहुत बेहतर सवाल है आपका। जब 2019 का चुनाव था और चूंकि मैं अन्ना आंदोलन में उस वक्त था तो पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया, लेकिन जब माटी की बात आ गई, जब हमारे माटी के सवाल आ गए सामने, तो मुझे लगता है कि जब हमारे लोग सबको लोग आंदोलन में खड़े हैं और झारखंड को बचाने की एक लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं इस माटी का हूँ, तो ये मेरी प्राथमिकता बनती है, एक नैतिक दायित्व बनता है एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर कि अपनी माटी के लोगों के साथ खड़े हो जाए। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि इस बार मैं अपने माटी के लोगों के साथ खड़ा रहूँगा। आम आदमी पार्टी छोड़ के आए हैं ना? जी बिल्कुल। तो वैसे तो माटी के सब भी हैं, अगर जैसे अभी किसी का भी उन्होंने कहा कि जो स्टैब्लिश लीडर है, जिन्होंने प्रतिनिधित्व कर लिया, जिनको मौका मिला, जो विधायक बने, मंत्री बने, जिनका कोई बड़े ये में नाम आ गया, क्योंकि हम लोगों ने उस वक्त करियर की शुरुआत ही की थी। लेकिन आप झारखंड के परिदृश्य में जब आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो संघर्ष कर रहे हैं राजनीति में, कोई ना उस वक्त ये आंदोलन नहीं था, कोई ना कहीं कोई ठौर ठिकाना ढूंढता है। मुझे ऐसा लगा कि केजरीवाल जी बेहतर काम कर रहे हैं, मुझे उन लोगों ने अवसर दिया तो हमने लड़ा था। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर चुनावी राजनीति में हम लोगों ने उतरने का ऐलान किया और झारखंड की राजनीति को एक नया अगर हम लोग परिदृश्य देना चाहते हैं, एक नया आकार देना चाहते हैं, तो झारखंड की राजनीति में एक थर्ड फ्रंट की ऐसी ज़रूरत है जो झारखंडियत की बात करें, झारखंड की आइडियोलॉजी की बात करें, यहाँ के डोमिसाइल पॉलिसी की बात करें, यहाँ के नियोजन नीति की बात करें। तो इन सवालों पर जो मुखरता अभी तक ये आंदोलन के माध्यम से दिखाई पड़ रहा है, वो मुखरता कहीं और नहीं दिखाई पड़ रहा है। सब कोई बैलेंस बात करते हैं एक तरीके से, या फिर कहिए कि झारखंडी भावनाओं को एक तरीके से छलने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जब झारखंडी भावनाओं पर कोई विचार और विमर्श यहाँ पर
बहुत प्रमुखता से कोई नहीं कर रहा है, और अगर हमारे कोई भाई सामने आकर के निकल, तो ये मेरा दायित्व बनता है कि ऐसे वक्त में हम लोग सब साथ खड़े हो जाएं और इस ताकत को, इस फ्रंट को और मजबूत करें, और झारखंड के 81 विधानसभा, 14 लोकसभा, झारखंड के 24 जिले, 5 प्रमंडल, 264 प्रखंड, इन सभी जगहों पर हम लोग अपने संगठन को मजबूत करें। झारखंड के 4345 पंचायतों में हम लोग संगठन को मजबूत करें। ये हमारी आइडियोलॉजी है और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं लगातार। अरविंद केजरीवाल ने जो काम दिल्ली में किया है, तो पंजाब में कर रहे हैं, पूरा देश देख रहे हैं, लेकिन आप लोग उनको छोड़ के आप पार्टी के लिए इनके साथ आए। लेकिन ये नौसिखिए बोलेंगे, अभी इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं लगता? ऐसा अगर लोग बोलेंगे कि आप राजनीति करके आए हैं और इनकी पार्टी में आप हावी हो गए। देखिए, सबसे पहली बात ये बात समझिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। जब भी पॉलिटिकल लीडरशिप की बात आती है, हम लोग सब एक एज ग्रुप के हैं, 90 के डिकेट के हैं। उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो ऐसा ना हो कि आप नहीं, निश्चित तौर पर एक्सपीरियंस है। इतना बड़ा आंदोलन कैसे खड़ा हो जाएगा? सवाल इसलिए नहीं हो गया ना, जब मैंने आपसे पूछा था कि कहीं को जाकर हाईजेक तो नहीं कर लेगा, तो आपने बोला था कि जरूर कर लेगा। तो सवाल सर कहीं नहीं, तो आपका सवाल बहुत बढ़िया है, लेकिन इस बात को समझिए कि जो स्टैब्लिश लीडर है, जिन लोगों ने इस राज्य में एक तरीके से विधायक का पद प्राप्त किया, सांसद बने या फिर मंत्री बने, मिनिस्टर बने, जिन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप में अपना एक मुकाम हासिल किया, वैसे लोग आएंगे तो निश्चित तौर पर हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। लेकिन वैसे लोग जो खुद नौसिखिए हैं, जो सीख ही रहे हैं, अभी इनिशियल फेज में हैं, वैसे लोगों को मिलकर के कंधे को मजबूत करेंगे। मैं इस सफर में साथ हूँ, कदम ताल करेंगे। क्या मानते हैं उनसे ज्यादा अनुभव है आपको? नहीं, बिल्कुल जयराम बाबू का अनुभव है। क्योंकि आप चुनाव लड़ चुके हैं। चुनाव लड़ना अलग चीज है, प्रोटेस्ट करना अलग चीज है, एक आंदोलन को खड़ा करना अलग चीज है, और आंदोलन का नेतृत्व करना अपने आप में मामूली बात नहीं होती है। और इस बात को आपको स्वीकार करना होगा कि जयराम महतो जी ने झारखंड के भीतर झारखंडियत की आवाज को एक तरीके से एक नया मुकाम दिया है, और शायद यही कारण है कि इतने कम संसाधन में, इतने बहुत ज़्यादा चुनौतियों के बाद भी इन्होंने झारखंड में एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जो पिछले 1.5 साल में झारखंड के भीतर गांव-गांव तक पहुंच गया। तो इसमें इनकी काबिलियत को दाद देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। आपका रोल क्या होगा? हम लोग साथ में हैं, जो समिति तय करेगी उसमें रहेंगे, कदम ताल करेंगे। अब समिति तय करेगी कि क्या रोल होगा। बहुत सारे कदम ताल कर रहे हैं, आप आगे होंगे या पीछे होंगे? नहीं, बिल्कुल साथ साथ कदम ताल करें। पीछे रहने की भी बारी आएगी तो पीछे भी रहेंगे। तो आपने इस वीडियो को तो सुन लिया होगा। इस वीडियो में जो उन्होंने कहा, जस्ट उसका उन्होंने उलट काम किया है, या पार्टी में हावी होने का कोशिश किए लेकिन नहीं हो पाए। लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी तब छोड़ा जब वह चुनाव हार गए, और जेबी केसेस को भी तब छोड़ रहे हैं जब वह जेबी केसेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव हार गए। चुनाव तो हार गए, लेकिन भैया जब वह इतना वोट लाए हैं तो अपने आप को बड़ा नेता समझे होंगे। इसलिए हो सकता है कि अपने आप को बड़ा समझने के कारण सुझाव पत्र को फेसबुक पर पब्लिकली पोस्ट कर दिया। शायद वह भूल गए थे इस तरह के सुझाव कोर कमेटी की बैठक में दी जाती है, ना कि पब्लिकली फोरम में। इसलिए जब उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया तो उनका ईगो हर्ट हो गया। लगा कि मैं इतने बड़े पद पर हूं, मैं इतने साल से राजनीति कर रहा हूं और मुझसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, इसका मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो बस होना क्या था, अभी दल बदल का दौर चल ही रहा था। संजय मेहता ने भी सोचा इसी बहती गंगा में हाथ भी धो ले, क्योंकि उसने भी सोचा सभी बड़े नेता पार्टी में अपमान का आरोप लगाकर पार्टी छोड़ ही रहे हैं, और संजय मेहता भी तो अपने आप को बड़ा ही समझते थे। तो होना क्या था, जिस तरह सीता सोरेन, चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम पार्टी में सम्मान ना मिलने और पार्टी एक व्यक्ति के हाथों में चली गई है, इसी तरह का आरोप लगाकर भाजपा में शामिल हो गए। उसी तरह संजय मेहता भी सोचे कि पार्टी हमें भी टिकट ऐसे भी दे नहीं रही है और इसमें आगे भविष्य दिख नहीं रहा है, क्योंकि सूत्रों से ऐसी खबर है कि संजय मेहता इस विधानसभा चुनाव में बड़कागांव, हजारीबाग या मांडू विधानसभा सीट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी उसे बरही विधानसभा सीट दे रही थी। लेकिन संजय मेहता को पता था कि बरही से हमें वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां हमारा जनाधार मजबूत नहीं है। तो बस होना क्या था, वही अपमान का खेल शुरू हुआ, और अंतिम में 10 सितंबर 2024 को संजय मेहता ने लेटर जारी कर पार्टी की सदस्यता के साथ साथ सभी पदों से इस्तीफा दे देते हैं। इसके साथ ही उनका अपमान खत्म हो जाता है, और उसी के साथ अब अगर वह बड़कागांव, हजारीबाग, मांडू कहीं से चुनाव लड़ने की सही में सोच रहे थे, तो अब वह निर्दल या किसी पार्टी में शामिल होकर लड़ सकते हैं। अब वह पूरी तरह से स्वतंत्र है। हो सकता है उस पार्टी में उन्हें सम्मान मिले, लेकिन इतना तो है कि 2 बार पार्टी बदलने के बाद संजय मेहता पर अब दल बदलू का टैग पूरी तरीके से लग चुका है। अब देखना होगा कि अगर वह चुनाव लड़ते हैं तो कितना वोट ला पाते हैं, क्या उन्हें भी सहानुभूति वोट मिलती है या इसका उल्टा रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके पार्टी छोड़ने के बाद उनसे खफा है
और सबक सिखाने की फिराक में। और हो भी क्यों ना, जनता ने जिन पर भरोसा किया वह फिर से अपना दल बदल लिया। लेकिन उनके चुनाव लड़ने से ये भी पता चल जाएगा कि संजय मेहता जयराम पर जो आरोप लगा रहे थे कि वह बार बार सार्वजनिक स्थलों पर यह कहते हैं कि संजय मेहता ने जो 1,57,000 वोट लाए हैं वह मेरे नाम पर लाए हैं। अब ऐसे में जब संजय मेहता खुद इंडिपेंडेंट या दूसरे पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं तो वह कितना वोट लाते हैं, इस साक्ष्य पर संजय मेहता जयराम को फिर से टारगेट कर सकते हैं कि मैं इतना वोट लाया, इसमें आपकी भागीदारी तो फिर नहीं थी। लेकिन यह क्लियर तभी हो पाएगा जब संजय मेहता चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल तो संजय मेहता चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि संजय मेहता विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों लड़ चुके हैं और ऐसे में उनके पास थोड़ा राजनीति का अनुभव तो जरूर हो गया है और उन्हें भी पता चल गया है कि राजनीति क्या चीज है। ऐसे में वह बिना सत्ता प्राप्त किए शांत बैठेंगे नहीं, इसकी बहुत कम संभावना है। लेकिन संजय मेहता के लिए चुनाव लड़ना और जयराम महतो से अधिक वोट लाना उनकी मजबूरी भी बन गई है, क्योंकि यह संजय मेहता की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। संजय मेहता के इस्तीफा पत्र में एक बात तो ध्यान देने वाली है कि संजय मेहता ने अपने इस्तीफे में किसी प्रकार की नाराजगी का इजहार करने के बजाय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सिद्धो कान्हू के सपनों को झारखंड बनाने के लिए नए सिरे से चिंतन मनन की बात की है। इन्होंने पार्टी या जयराम के खिलाफ कुछ नहीं बोला, यह चंपई सोरेन की भांति ही साइलेंट वार कर रहे थे। लेकिन यह तो सिर्फ पार्टी फोरम की बात हो गई। लेकिन पार्टी से इस्तीफा देने के बाद संजय मेहता ने जयराम पर जो आरोप लगाया, शायद उसे आप सुने तो भरोसा ना हो। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कई न्यूज चैनलों में अपना इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में संजय मेहता भावुक तो दिख रहे थे, पर जयराम महतो पर तीखा हमला भी कर रहे थे। जब उनसे सवाल किया गया कि आपने पार्टी क्यों छोड़ी, तो उनका जवाब था, मैं जीरो से शुरुआत कर लूंगा, लेकिन इतना अपमान का घूंट नहीं पीऊंगा। इस पार्टी ने मुझे अपमानित किया है। मैंने जिस संगठन को खड़ा किया, जिसको सींचा, जिस व्यक्ति को मैं पार्टी का मुखिया मानता था, वह बार बार सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में कहते थे संजय मेहता की क्या पहचान थी। पहचान तो मैंने उसको दिया, उनको जो वोट भी मिला वह सिर्फ मेरे कारण मिली है। ठीक है, मानता हूं वह वोट आपके नाम पर मिली है, लेकिन इसके चलते आप किसी कार्यकर्ता को बार बार अपमानित करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे में हिम्मत थी, इसलिए मैंने बोला संगठन में ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जिसे अपमानित किया जा रहा है, पार्टी में वह घुट घुट कर जी रहे हैं। दूसरा उनका पक्ष था, मुझे कार्यक्रम में लोग बुलाते थे, लेकिन वहां मना कर दिया जाता था कि संजय मेहता को नहीं बुलाना है। कार्यक्रमों से मेरे फोटो हटाए जाने लगे। मेरे घर के बगल में कार्यक्रम होता था, मुझे कार्यक्रम से दूर रखा जाता था। आज एक व्यक्ति को छोड़कर इस संगठन पर दूसरा कोई व्यक्ति उभर कर सामने नहीं आ पाया। जिस संगठन के लिए मैंने पूरी संपत्ति लगाई, केस खाए, पूरे 2.5 साल 24/7 समय दिया, ऐसे में वह व्यक्ति कहता है आपने संगठन के लिए क्या किया। मैंने झारखंड मांगे जयराम अभियान लॉन्च किया, लेकिन इसे संगठन के लोग ही फर्जी बता दिए। मैंने जयराम महतो से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। फिर मैंने मैसेज किया, उनका जवाब आया था कि रांची से आने के बाद मिलेंगे, लेकिन उसके बाद भी नहीं मिले। आज संगठन में जो गरीब लोग थे वह किनारे हो गए हैं और आज गाड़ियों का काफिला चलता है। यह सारी सफाई संजय मेहता कई न्यूज चैनलों में दी। हालांकि जयराम महतो इसे लेकर अभी कुछ बयान जारी नहीं किए हैं, लेकिन जिस वक्त संजय मेहता ने जयराम को सुझाव पत्र भेजा था, उस वक्त जयराम ने भी संजय मेहता पर कई सवाल खड़ा किए थे। जिसमें पहली बात उन्होंने कहा था, संजय मेहता का पहला झूठ तो यह था कि उन्होंने कहा सुझाव पत्र को मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डाला है, लेकिन यह सुझाव पत्र मेरे पास फेसबुक के माध्यम से पहुंचा था। दूसरा, हार के बाद उन्होंने समीक्षा बैठक तक नहीं की, वह काम नहीं करना चाहते हैं और सिर्फ चुनाव लड़ना चाहते हैं। तीसरा, संजय मेहता तो बड़े नेता के संपर्क में आ रहे हैं, वह दिल्ली का चक्कर लगा रहे हैं। चौथा, संजय मेहता सिर्फ टिकट लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पांचवा, संजय मेहता कोर कमेटी में आते नहीं, बूथ बनाते नहीं, बस उनकी इच्छा है कि उन्हें टिकट मिल जाए और मंच में चढ़कर सिर्फ भाषण दे। आपने जयराम महतो और संजय मेहता दोनों के आरोप और प्रति आरोप को सुना, लेकिन कहीं ना कहीं देखे तो गलतियां दोनों ओर से हो रही है, लेकिन इस गलती को इस संगठन के माध्यम से नहीं सुलझाया गया, जिससे यह पता चलता है कि जेबीकेएस पार्टी दो फाड़ में बटा हुआ है। पार्टी के अंदर अनुशासन की कमी है। यही वजह रही कि पहले रिजवान और अब फिर संजय मेहता इसके शिकार हो गए। क्योंकि अगर इस पार्टी को नजदीक से देखें तो साफ स्पष्ट नजर आता है कि पार्टी के ही कुछ लोग जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। उसके साथ विधानसभा चुनाव आने वाला है,
उसे लेकर भी हो सकता है कि विपक्षी पार्टियों के द्वारा जब भी केसेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को उकसाया जा रहा हो और मजबूरन दबाव में आकर उन्हें यह फैसला लेना पड़ रहा है। लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां कोई पार्टी में उत्पन्न होती है तो साफ पता चलता है कि यह पार्टी मजबूत नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं कमजोरी छिपी हुई है और यह कमजोरी विधानसभा चुनाव आते आते और भी सामने आएगी, क्योंकि जब टिकट का वितरण होगा तो इसी पार्टी में ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो टिकट की चाहत रख रहे हैं और जब उन्हें टिकट नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि वह भी संजय मेहता की तरह बगावत पे उतर जाए और अगर ऐसा हुआ तो विधानसभा चुनाव के वक्त ही पार्टी पूरी तरह से टूट जाएगी। लेकिन समय रहते इसे पार्टी के द्वारा अगर इसका सॉल्यूशन निकाल लिया जाए तो शायद यह पार्टी अच्छे से चुनाव लड़ सकता है, नहीं तो इसका सीधा फायदा विपक्ष को मिलना तय है। लेकिन अब देखना होगा कि जयराम महतो, रिजवान और संजय मेहता से हुए डैमेज को विधानसभा चुनाव में कैसे कंट्रोल करती है, क्योंकि इन दोनों को लेकर विपक्ष जयराम और उनके पार्टी को लेकर कई सवाल खड़ा करेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि जयराम इसका जवाब कैसे देते हैं और इसका क्या सॉल्यूशन ढूंढ लाते हैं। लेकिन संजय मेहता के पार्टी छोड़ने और उनके विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर आप क्या सोचते हैं, यह हमें कमेंट में जरूर बताएं और यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारी द पंचायत न्यूज को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि इसी तरह के और भी वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबों को जोहार।